केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स देख रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग देख रहे थे कि ग्रुप 1A जो है, जो कि अल्कली मेटल्स हैं, हमने देखा था कि उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कॉमन हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में इसी तरह हम लोग ग्रुप 2A को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स है, और हम देखेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे सिमिलर हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें कवर करेंगे, जिसके अंदर हम इनके ऑक्साइड्स, इसके अलावा नाइट्राइड्स, और फिर हम सल्फाइड्स, और हम हाइड्राइड्स, और लास्ट में हम लोग हेलाइड्स, और फिर फाइनली हम लोग वाटर के साथ इनके रिएक्शंस देखेंगे आज, ठीक है। तो इस पे सारी डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको इन पे एक लुक दिखा दूं, ये सारे होते कैसे हैं। सारे आपके पास सॉलिड फॉर्म में हैं, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये जितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2A के। और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में जाने से पहले हम एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं पहले, रिएक्टिविटी का, क्योंकि ये इससे पहले भी बार बार ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप लिथियम पहले डिस्कस कर रहे थे, बेरिलियम डिस्कस कर रहे थे कि वो इससे रिएक्ट करता है, इससे नहीं करता। तो आपकी रिएक्टिविटी बेसिकली किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चूँकि आपका ट्रेंड, सबसे पहला ट्रेंड भी यही है, आप बेरिलियम को ऑक्सीजन के अंदर डिस्पर्स करते हो और आप देखते हो कि रिएक्शन होता है या नहीं, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब ये बेसिकली रिएक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बेसिकली होगा ये सबसे पहले कि बेरिलियम लेट से आपने डाला, तो बेरिलियम तो मेटेलिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा ना, और मेटेलिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सारे एटम्स यूँ पड़े हुए होते हैं, और ये सारे बेरिलियम के एटम्स हैं, और ये सब अपने इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने फ्री छोड़े हुए होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा ना कि इन सब के सब को अलग करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बेरिलियम के एटम्स अब या तो सेपरेट होंगे, उसके बाद वो आयनाइज होंगे ना, या ये मेटेलिक स्ट्रक्चर के अंदर ही तो नहीं ऑक्साइड इनके साथ लग जाएगा, पहले तो ये स्ट्रक्चर टूटेगा। और स्ट्रक्चर टूटने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपको, वो एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी आपकी जो है वो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसको हम लास्ट लेक्चर में भी और पिछले 3-4 लेक्चर्स के अंदर में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बेसिकली वो एनर्जी होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है कंप्लीट मेटेलिक स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, यानी हर एटम को सेपरेट करने के लिए जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 मोल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, तो वो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन चाहिए होगी, फिर आपको दूसरे नंबर पे क्या चीज चाहिए होगी, सेकेंडली ये होगा कि लेट से बेरिलियम एटम सारे सेपरेट हो गए। अब अगला काम ये होगा कि इन बेरिलियम एटम्स को आपने आयनाइज करना है, ठीक है। आयनाइज कैसे करोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम लूज करेगा और फिर यूं होगा, ठीक है। और सपोज करो कि यही पूरा प्रोसेस आप मैग्नीशियम के ऊपर कर रहे हो, ठीक है, यही वाला पूरा प्रोसेस मैग्नीशियम के ऊपर हो रहा है, उसमें भी इसी तरह आपके पास एटम्स हैं, ठीक है, सारे के सारे मैग्नीशियम के, और मैग्नीशियम को भी इसी तरीके से सबसे पहले आपने ब्रेक डाउन करना है, और ब्रेक डाउन करने के बाद फिर आप ये करोगे कि उसके इसी तरीके से ये वाला रिएक्शन करोगे, मैग्नीशियम भी अपना +2 चार्ज शो करेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये रिएक्शन किस में इजी होगा। ये तो बेसिकली डिपेंड करता है इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज के ऊपर। अब टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम। इसकी वजह बिकॉज आपके पास एक्स्ट्रा शेल आ जाता है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है टॉप टू बॉटम। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम जब आप आते हो इलेक्ट्रॉन्स लूज आसानी से हो जाते हैं। इसका मतलब है ये जो मैंने सेकेंड नंबर पे लिखा है ना, ये वाला रिएक्शन ये ईजी है होना इसके निस्बत, ठीक है। और एक और चीज कि आपकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो भी बेसिकली टॉप टू बॉटम जब आप आते हो ना तो वो कम होती है, यानी टॉप पे आपका मेटेलिक स्ट्रक्चर सबसे स्ट्रांग होता है, और जब आप बॉटम की तरफ आते जाते हो तो साइज इंक्रीज करने की वजह से आपका मेटेलिक स्ट्रक्चर वीक होता जाता है। तो बेसिकली दोनों चीजों में मैग्नीशियम को एज होगा बेरिलियम के ऊपर, और बेसिकली यही वजह है कि रिएक्टिविटी वाइज आपका जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है बेरिलियम की निस्बत, ठीक है। और यही वजह है कि जब बेरिलियम को आप नॉर्मल ऑक्सीडेशन इसकी करना चाहते हो तो ये बर्न होता ही नहीं है, ठीक है। बेरिलियम की ऑक्सीडेशन डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम का करो
तो वो जो रिएक्शन है वो हो जाता है और मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन -2 ये सिंपली मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, चूंकि ये आपको जब लेक्चर आपको लास्ट नहीं दिया था उसके अंदर ये था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एज एन अ प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, और फर्दर आपको अटैक से बचा लेता है, ठीक है। तो बेसिकली ये करोजन होती है, तो फर्दर करोजन नहीं हो पाती बिकॉज आपके गिर्द एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, तो मैग्नीशियम अंदर जो है आपके पास सेफ बच जाता है। तो ये तो आपके पास मैग्नीशियम हो गया। बेरिलियम मैंने आपको बता दिया कि बेरिलियम रिएक्शन करता ही नहीं है, उसकी वजह बिकॉज रिएक्टिविटी वाइज मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है बेरिलियम की निस्बत। इसी तरीके से रिएक्टिविटी में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो आपके पास मैग्नीशियम बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे फिर आपके पास बेरियम आता है, फिर स्ट्रॉन्शियम, सॉरी बेरियम नहीं आता, बेरियम तो काफ़ी नीचे आता है आपके पास पहले कैल्शियम आता है, फिर स्ट्रॉन्शियम और फिर बेरियम। इन सब में क्या होता है, जो बेरियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, स्ट्रॉन्शियम उससे कम, और सबसे कम रिएक्टिव आपके पास बेरिलियम होगा, ठीक है। तो ऑक्साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जब आप सबसे नीचे आ जाते हो ना, तो ये रिएक्टिव सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या करता है, जो बेरियम और स्ट्रॉन्शियम है ना, ये आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड्स नहीं शो करते बल्कि आपके पर ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। पर ऑक्साइड्स के ऊपर ऑक्सीजन -1 चार्ज होल्ड करता है, ठीक है। तो ये Ba2O2 और ये Sr2O2 शो करते हैं, ठीक है। इससे पीछे भी आपको जब मैंने ग्रुप 1A के एलिमेंट्स दिखाए थे तो उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो पर ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे थे। तो आज हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि पर ऑक्साइड्स बनते कब हैं, ठीक है। ये भी एक कंसेप्चुअल चीज है कि पर ऑक्साइड्स आपके कब बनते हैं और पर ऑक्साइड देखने में होते कैसे हैं। आपका जो सिंपल ऑक्सीजन है वो तो ऐसा होता है कि उसमें एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 है, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आप इसमें डाल दो ना, तो ये O-2 चार्ज होल्ड करेगा, ठीक है। ये तो होगा इन केस ऑफ प्योर आयनिक बॉन्डिंग, अगर आप करो तो ये -2 चार्ज होल्ड करता है, ठीक है। अगर आप, ये तो सिंपल ऑक्साइड है ना, पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपके पास एक एटम होता है ऑक्सीजन का 2, 4, 5, 6, और फिर एक और एटम होता है ऑक्सीजन का जिसके फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकेंड शेल में 2, देन 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब होता ये कि जो दरमियान वाला एक है ना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में क्या बना लेते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यूं हो जाता है O सिंगल कोवलेंट बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन को भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो ये टोटल हम इसको यूं करके लिखते हैं O2 -2, ठीक है। तो अब इसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर अगर आप देखो तो -1 चार्ज आ रहा है, ठीक है, और ये दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इसका चार्ज एक रिड्यूस हो गया। तो अब होता यह है कि हमेशा आपके पास O2-2 प्रोड्यूस होता है सबसे पहले, और इसको आपका जो मेटल एटम होता है ना, मेटल आइन M+2 इसको कह लो M+2, ये इसको अटैक करता है। अब ये M+2 क्या होगा, ये बेरिलियम +2 हो सकता है, मैग्नीशियम +2 हो सकता है, या ये स्ट्रॉन्शियम +2 हो सकता है, ठीक है। और ये बेसिकली अटैक करता है इसको। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल कैल्शियम को लेट से। अब जब कैल्शियम अटैक करता है ना इसको, पर ऑक्साइड के आयन को, तो बेसिकली कैल्शियम की जो चार्ज डेंसिटी है ना वो आपके पास क्या है, काफी ज्यादा है। और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये बहुत ज्यादा पोलराइज कर देगा इस वाले चार्ज को, यानी O2-1 को। और ये O2-2 जब पोलराइज होगा ना, तो आपका सारा का सारा -2 चार्ज एक ही ऑक्सीजन पे आ जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन आपका सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ यूं हो जाएगा, ये आपका जब कैल्शियम जब करीब आया ना, तो ये -2 एक ही पे आ गया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये नेसेंट ऑक्सीजन साथ में अलग हो गया और वो बाद में O2 अलग हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन 2 इसके साथ मिल जाएगा और ये सिंपली कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा जो कि नॉर्मल ऑक्साइड है। जब आप टॉप टू बॉटम आते हो ना ग्रुप में, तो बेसिकली आपकी जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो रिड्यूसेस, बिकॉज आपका साइज बढ़ रहा होता है और चार्ज डेंसिटी आपका चार्ज टू साइज रेशियो होता है, साइज बढ़ने से चार्ज टू साइज रेशियो जो आपका कम हो जाता है। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो वो इस बॉन्ड को
पोलराइज करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का साइज इतना था, स्ट्रॉन्शियम का साइज बहुत बड़ा होता है। अब वो जो स्ट्रॉन्शियम उसके पास आएगा तो वो उसको पोलराइज नहीं कर पाएगा इतना, और बेसिकली ये होगा कि ये एज इट इज उसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, और ये बेसिकली स्ट्रॉन्शियम ये इसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, और स्ट्रॉन्शियम 2 ऑक्सीजन 2 यूं बॉन्ड हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, साइड पे दोनों तरफ को एक एक स्ट्रॉन्शियम आपके पास अटैच हो जाएगा। ठीक है, और दोनों स्ट्रॉन्शियम्स आपके साथ एक एक बॉन्ड उसके साथ बना रहे होंगे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा। और ये बेसिकली चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करता है और आपकी पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वजह है कि आपके जो नीचे, अगर आप टॉप टू बॉटम आते जाओ ना, तो नीचे वाले एटम्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है कि वो आपके पास पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स बनाए, और ऊपर वाले जो होते हैं उनकी टेंडेंसी कम होती है। ठीक है, जैसे आप सोडियम के केस में भी आपको पता है कि जब आप सबसे ऊपर जो लिथियम है, आपने देखा था अल्कली मेटल्स में जो लिथियम था वो सिंपल ऑक्साइड बनाता था Li2O, लेकिन जब आपके पास सोडियम और पोटेशियम था वो आपके पास पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते थे। ठीक है, तो ये तो आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई जो कि थी ऑक्साइड्स फॉर्मेशन। सेकंड आपके पास जो ट्रेंड है अल्कलीन अर्थ मेटल्स के अंदर वो है आपके पास हाइड्राइड्स का। ठीक है, और अब हम ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम रिएक्टिविटीज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपके जितने भी अल्कली मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स है ना, ये सिंपली डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर। ठीक है, सॉलिड स्टेट में तो वैसे भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपके पास एक स्टोन है, लाइम स्टोन है लेट से, या कोई भी आपके पास पत्थर है, आपने कोई गली से उठाया है कोई पत्थर, और मैं कहूँ इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास करो, तो आप कर लोगे? और पत्थर के अंदर से तो हाइड्रोजन नहीं पास हो सकती ना। आप पहले ऐसा करो कि उसको पहले मेल्ट करो, उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आओ। जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ना, उसके बाद वो रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन उसके ऊपर से आप पास करो तो वो उसके साथ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फिर वो रिएक्शन करेगा। तो जब लिक्विड फॉर्म में आप अंदर आप ये रिएक्शंस कराते हो ना, मैग्नीशियम आप हाइड्राइड बनाओ तो ये मैग्नीशियम हाइड्राइड बना देगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा Mg+2H-1, तो ये सिंपली MgH2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह कैल्शियम आपके पास जो हाइड्राइड बनाएगा वो CaH2, और आपके पास फिर स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड बनाएगा वो आपके पास SrH2। ठीक है, तो ये आपके पास यूं रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स बनते जाएंगे। अब आपको पता है कि टॉप टू बॉटम आपकी जो है वो रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो ये जो नीचे वाले हैं ना ये तो बहुत इजीली बना देंगे, लेकिन जो सबसे ऊपर वाले हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके पास जो मैग्नीशियम है, इसमें आपको थोड़ा सा इश्यू होता है हाइड्राइड बनाने में। तो इसमें आप क्या करते हो कि आप थोड़ा प्रेशर भी अप्लाई करते हो, और आप ये करते हो कि इसमें आप मैग्नीशियम आयोडाइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो, जो कि इस रिएक्शन को फास्ट करने में थोड़ी हेल्प देता है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो है आपके पास नाइट्राइड्स की। आपको ये बात पता है कि जो एयर है, एयर में सबसे ज्यादा एलिमेंट क्या है आपके पास? नाइट्रोजन, और सेकेंड नंबर पे आपके पास एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी अल्कलीन अर्थ मेटल लो, अल्कलीन अर्थ मेटल, और उसको आप बर्न करने की कोशिश करो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बर्न इन एयर, तो बेसिकली क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन भी उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी भी एटम की बात करो, आप बेरिलियम की लेट से बात करते हो, मैग्नीशियम, बेरिलियम तो रिएक्ट करता ही नहीं ऑक्सीजन के साथ, आप मैग्नीशियम की बात करो। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में आपका मैग्नीशियम जो है वो एयर की नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बना देगा। मैग्नीशियम +2 होता है, नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड्स बनाता है, -3 होता है, तो Mg3N2 भी आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जब भी कोई चीज बर्न होती है ना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, लाइक आपने मैग्नीशियम रिबन का अक्सर आपने रिएक्शन देखा होगा, लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है कि आप मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हो, मैग्नीशियम रिबन, और इसको आप बर्न करते हो, आग लगा देते हो, और आग लगाते हो तो आपके पास बेसिकली व्हाइट कलर का ऐश बच जाता है। वो ऐश असल में मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये आपके पास सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, इनका कलर व्हाइट होता है, व्हाइट सॉलिड्स होते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास बर्निंग हो गई, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन इनका सबका होता है। ठीक है, आप कोई भी इनमें से एलिमेंट ले लो, आप कैल्शियम ले लो, कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये कैल्शियम नाइट्राइड बना देगा, और उसका फॉर्मूला Ca3N2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता है कि जब एक दफा ये नाइट्राइड्स बन जाते हैं ना, तो फिर ये वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कैल्शियम नाइट्राइड जो है
3n2, ये आपका वाटर के साथ फौरन रिएक्शन कर जाएगा और ये क्या करेगा कि ये बेस बना देगा, ठीक है, बिकॉज कैल्शियम भी वहां पे है और वाटर भी आपने डाल दिया है, तो ये फोर्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपके पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा और ये आपके पास अमोनिया बना देगा, ठीक है। तो ये अमोनिया की प्रिपरेशन भी आप इस तरीके से देख सकते हो कि पहले आप नाइट्राइड्स बनाओ, बर्न करो अल्कलीन अर्थ मेटल्स को और फिर आप उनको हाइड्रोलाइज कर दो, उनको पानी के अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये आपके पास थे रिएक्शंस नाइट्राइड्स के। फोर्थ आपके पास जो है ना इनके, वो है हेलाइड्स, सॉरी सल्फाइड्स, ठीक है। सल्फाइड्स सल्फर के कंपाउंड्स को कहते हैं और सल्फर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नॉर्मली -2, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल कैल्शियम का सल्फाइड बनाने की कोशिश करोगे, कैल्शियम के अंदर आप सल्फर डालोगे इन पाउडर्ड फॉर्म या आप इसको मोल्टन फॉर्म में इसके अंदर साथ रिएक्शन कराओ, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये CaS बन जाएगा सिंपली, बिकॉज कैल्शियम भी +2 है और सल्फर -2 है। आप मैग्नीशियम के ऊपर रिएक्शन कराओ तो ये MgS बन जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा ग्रुप आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। 3 इस वजह से नहीं करता बिकॉज इनकी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज है ना वो सेकंड की निस्बत बहुत 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 ज्यादा हाई होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स हाई होती है सेकंड की निस्बत, ठीक है। तो इस वजह से ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आपके सल्फाइड्स की प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है, ये सिंपल सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके पास सल्फाइड्स बना देते हैं। फिफ्थ आपके पास जो है वो है आपके पास हेलाइड्स। अब हेलाइड्स जो हैं ये भी इनके बहुत सिंपल हैं। हेलाइड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कैल्शियम को किसी भी हेलोजन के अंदर से लेट से ब्रोमीन के अंदर से पास करोगे तो ये आपके पास क्या करेगा, कैल्शियम ब्रोमाइड बना देगा जिसका फॉर्मूला होगा Ca+2 Br-1, तो ये क्या हो जाएगा CaBr2, ठीक है। इसी तरह आप कैल्शियम क्लोराइड बनाने की कोशिश करो CaCl2, आप सिंपली MX2 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल नीचे का कोई ले लो, बेरियम का बनाओ, बेरियम आयोडाइड Ba2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनके हेलाइड्स बनते हैं। और अगेन रिएक्टिविटी वाइज आप देखो तो टॉप टू बॉटम आपकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, लेकिन ये है कि ये सब के सब आपके रिएक्ट कर जाते हैं। इन केस ऑफ हाइड्राइड्स भी ये रिएक्ट कर जाते हैं और इन केस ऑफ सल्फाइड्स भी ये सब के सब जो हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स ये रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ऑक्साइड्स आपका इशू था, आपका जो बेरिलियम था वो रिएक्ट नहीं करता था नॉर्मली, लेकिन आपका जो बेरिलियम है ना, जब हम लोगों ने ऑक्साइड्स को डिस्कस किया था आपने कहा था कि जो बेरिलियम है वो रिएक्ट नहीं करता। ऑक्साइड्स कहाँ गए, ये आपने कहा था कि बेरिलियम जो है ऑक्साइड्स नहीं बनाता, कहाँ गया बेरिलियम, यस हियर इट इज। तो बेरिलियम ऑक्साइड नहीं बनाता, लेकिन अगर आप ऐसा करो कि 800 डिग्री सेल्सियस बहुत हाई टेम्परेचर दे दो तो फिर ये होगा कि आप इजीली एक्टिवेशन एनर्जी पे पहुंच जाओगे और आपकी जो बेरिलियम ऑक्साइड है ना वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ऑक्साइड फॉर्म होगा इन दैट केस। अब हम लोगों ने ऑक्साइड्स देख लिए, हाइड्राइड्स देख लिए, नाइट्राइड्स देख लिए, हेलाइड्स देख लिए। अब हम आ जाते हैं सबसे लास्ट के ऊपर, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ जब आपके पास रिएक्ट करते हैं ना, वैसे तो मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, जब आपका सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो क्या बनता था, ये सोडियम पहले आयनाइज होता था Na+ और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज होता था, फिर ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता था ये अटैक करता था वाटर को और वो जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाता था हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर इसके साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता था और साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी और जो फौरन बर्न कर जाती थी और आपके पास बहुत ही विगरस रिएक्शन होता था, टॉप टू बॉटम मोर विगरस हो जाता था। इसमें भी आपके पास कुछ ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मैग्नीशियम लो, ठीक है, मैग्नीशियम जो है ना वो इतना ज्यादा आपके पास वो नहीं है, रिएक्टिव नहीं है निस्बतन 1A के एलिमेंट्स के। जो 2A के एलिमेंट्स हैं आपके ख्याल में एक कम रिएक्टिव होने चाहिए या ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए? 1A के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है या 2A की? आपकी 2A की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब है 2A का डिफिकल्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि 2A में मेटेलिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, ठीक है, आपका एक्स्ट्रा मेटेलिक बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन C है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका 2A के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, 2A जो है वो रिलेटिवली लेस रिएक्टिव है। तो वाटर के साथ ये इतना विगरस रिएक्शन इनका नहीं होता, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मली तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता ही नहीं है। अगर आप स्टीम के अंदर से पास करो ना
यानी हाई टेम्परेचर स्टीम जो है, इस बात का मतलब ये हुआ, ये आपके पास स्टीम है वेपर्स की फॉर्म में, स्टीम का मतलब है यानी आप बॉइलिंग वाटर या उससे भी ऊपर चले गए हो, तो ये क्या होगा आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा। और अगर आप नॉर्मली थोड़े हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करो तो वो आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ में आपके पास हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम बेसिकली दो किस्म के आपके रिएक्शन शो करता है। इन केस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, और इन केस ऑफ नॉर्मल हाई टेम्परेचर आपके पास ये बना देता है। ठीक है, और इन रूम टेम्परेचर ये रिएक्ट करता ही नहीं है मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद आपके पास है बेरिलियम। बेरिलियम जो है ना, आपने देखा कि टॉप टू बॉटम तो आपकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन मुश्किल था तो बेरिलियम का तो बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, बेरिलियम का रिएक्शन ना सिर्फ बहुत मुश्किल होगा, इसको हम कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आप जितनी मर्जी इसमें हीट सप्लाई कर दो, ठीक है, आप इसको बेरिलियम को बेशक बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाओ, आप कुछ भी कर लो, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के नीचे वाले जो आपके पास है ना, आपके पास कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, वो आपके पास सिंपल वही वाला ट्रेंड शो करते हैं जो आपके पास ग्रुप 1A वाले एलिमेंट्स कर रहे थे, यानी आपके पास सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन रिलीज होगी, अब ये जो रिएक्शंस है ना, ये इतने एक्सोथर्मिक नहीं है जितने आपके 1A के होते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास ये है कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप 1A की निस्बत, और मेटेलिक बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है इनके जो ये रिएक्शंस तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है कंपेयर टू ग्रुप 1A, कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो उसकी वजह से अल्कली मेटल्स में तो ये होता था कि आपके पास फायर प्रोड्यूस हो जाती थी, इसमें आपके पास इतना विगरस रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अगर आपके पास आग लग जाए किसी भी अल्कलीन अर्थ मेटल्स को, तो वो बेसिकली आपके पास कलर्ड फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो कलर्ड फ्लेम्स अमूमन कैसे होते हैं, ये आपके पास एक इमेज है, देखें, ये आपके पास मुख्तलिफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं जिनको आग लगा के देखा जा रहा है कि ये कैसे कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब लेट्स से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है, ये जो आग प्रोड्यूस हो रही है ना, इनको हम एक्सप्लोजिव में यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव्स के अंदर। ठीक है, और फायरवर्क, एक्सप्लोजिव्स के अंदर तो कम यूज होते हैं, आपके फायरवर्क्स में ज्यादा यूज होते हैं, कलर्ड इनकी फायर्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इस वजह से आपसे मैं वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स से आपके घर में आग लग जाती है और वो आग लगती है मैग्नीशियम को या कैल्शियम को, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट से लग गई है, आपने कैल्शियम का घर में डिपॉजिट रखा हुआ था सेव करके, आपने ब्लैक कर दिया था कैल्शियम को, और उस कैल्शियम को आग लग गई है, तो आप उस कैल्शियम की आग को कैसे बुझाओगे? उसके अंदर आप ऑक्सीजन डालोगे, ऑक्सीजन डालोगे तो आग तो और भड़क जाएगी। अगर आप उसके अंदर वाटर डालोगे तो वाटर डाल के आपने रिएक्शन देख लिया, वाटर डाल के क्या होता है, वाटर डाल के तो मजीद हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने लग जाएगी, और मजीद हाइड्रोजन को मजीद आग लगेगी, तो वो तो आपका तो मतलब है कि आप तो आग बुझा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसके ऊपर कुछ सॉलिड, आपको सैंड उसके ऊपर डाल दो, ठीक है, इस फ्लेम को बुझाने के लिए। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात थी, मैं आई थिंक ask.com पे या विकीपीडिया पे आई थिंक मैं देख रहा था इसको, कि अगर आपकी आग लग जाती है और वो भी अल्कलीन अर्थ मेटल से, तो आप उसको कैसे रिमूव करते हो। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि परऑक्साइड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो कि आपके पास जो -2 चार्ज है वो पूरा एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ जाता है जब आपके पास ये अटैक करता है इसको। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव एंटिटी होती है, वो अटैक करती है, तो आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा एक तरफ को हो जाता है और ये वाला एटम साथ से सेपरेट आउट हो जाता है। लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत बड़ा एटम, लेट से आप स्ट्रॉन्शियम या बेरियम की बात कर रहे हो, तो जब बेरियम आता है ना, तो चूंकि उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम है, तो वो इतना ज्यादा इसको नहीं कर सकता पोलराइज कि सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड उस केस में रिटेन्ड रहता है और आपके पास परऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये एक और आपके पास एग्जांपल है रिएक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पिक्चर मुझे आपको शुरू में दिखानी चाहिए थी कि देखें आपके पास जो बेरिलियम है ना, ये आपके पास रेड कलर में एटमाइजेशन एनर्जी शो हो रही है। आप देखें एटमाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी इसकी कंपेयर टू अदर्स काफी ज्यादा है, और सेकंड तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू अदर्स, इसका मतलब है कि ये तीन तो एनर्जीज आपको चाहिए ही चाहिए ना, ताकि आपका पहले बॉन्ड ब्रेक हो, मेटेलिक बॉन्ड टूटे, फिर आपके पास
फर्स्ट कोवेलेंट आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन पर एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तो देनी ही देनी पड़ेगी, तब आपके पास Be+2 बनेगा, फिर वो अटैक करेगा किसी ऑक्साइड को और फिर वो मैग्नीशियम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वगैरह प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वो चूंकि बेरिलियम की काफी ज्यादा है इस वजह से ये आपके पास कम रिएक्टिव है निस्बतन बेरियम के या स्ट्रोंशियम के या कैल्शियम के। ठीक है, तो रिएक्टिविटी आप समझ लो कि यूं आपके पास ज्यादा हो रही है जब आप राइट साइड पे आ रहे हो या बेसिकली टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप आ रहे हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर अल्कलीन अर्थ मेटल्स के ट्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इनके कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ऑक्साइड्स देखेंगे। वैसे तो हम ऑक्साइड्स देख चुके हैं ना, लाइक अभी बेरिलियम ऑक्साइड आपका बन रहा था, फिर आपके पास नाइट्राइड्स भी हम देख चुके हैं। अब हम इनके ऑक्साइड्स के अंदर प्रॉपर्टीज देखेंगे, ऑक्साइड्स इनके आपस में कैसे कंपेयर होते हैं ऑक्साइड्स, फिर हम हाइड्रोक्साइड्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम कार्बोनेट्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम नाइट्रेट्स देखेंगे और फाइनली हम लोग सल्फेट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है।